साउथ ईस्ट एशिया के दिल में बसी एक ऐसी कंट्री जिसकी कैपिटल में ना कोई रहता है ना कोई भटकता है, बस भटकते हैं तो यहाँ पर भूत, क्योंकि आज इसका नाम घोस्ट टाउन से मशहूर हो चुका है। ये शहर इतना अजीब है कि यहाँ विशाल 20 लेन का हाईवे बन गया है, लेकिन पूरा खाली। बड़े बड़े टेम्पल्स हैं मगर इनके अंदर कोई नहीं। ये लंदन से 4 गुना बड़ा है और न्यूयॉर्क से 6 गुना बड़ा है, फिर भी यहाँ तो ना कोई इंसान भटकता है और ना ही कोई जानवर। ये है म्यांमार का शहर नेपिडो, जिसे 2005 में एक मिलिट्री लीडर ने कैपिटल बना दिया था और 48 घंटों में ही यांगोन से नेपिडो कैपिटल शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन सवाल ये आता है कि क्यों नेपिडो को म्यांमार का कैपिटल बनाया, क्यों आज ये कैपिटल घोस्ट टाउन बन चुका है और म्यांमार में क्यों अक्सर मिलिट्री कॉप होता रहता है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। म्यांमार एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन 50 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी नेपिडो में इनमें से कोई भी लोग नहीं रहते हैं। 1989 से पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन कैपिटल का चेंज होना और बर्मा का नाम म्यांमार करने में एक चीज कॉमन है, वो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ये दोनों काम यहाँ के मिलिट्री कॉप की वजह से हुए और यही वजह है कि आज म्यांमार की हालत बद से बदतर हो रहे हैं। 1962 में सबसे पहले यहाँ मिलिट्री कॉप देखने को मिला और सत्ता में आते ही इन्होंने सबसे पहले देश का नाम चेंज कर दिया, लेकिन वहां के लोग इस डिसीजन से काफी नाखुश थे। अगर नेपिडो को सैटेलाइट इमेज से देखेंगे तो ये 7000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और जैसे कि पहले बताया था कि ये इतना बड़ा है कि दुनिया के मशहूर शहर लंदन और न्यूयॉर्क भी इसके सामने बहुत ही छोटे लगते हैं। वहीं चीन का लाजवाब कहे जाने वाला शहर शंघाई, जो कि इससे हल्का सा छोटा है, फिर भी इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। शंघाई की पॉपुलेशन जहाँ 26 मिलियन है, वहीं नेपिडो की इससे लाख गुना कम पॉपुलेशन है। जहाँ शंघाई एक वर्ल्ड क्लास सिटी लगती है, वहीं नेपिडो एक घोस्ट टाउन में तब्दील हुई सिटी लगती है, जो कि ज़ॉम्बी फिल्म में एक खाली शहर जैसा लगता है। यहाँ की रोड इतनी चौड़ी और लंबी है कि कई तो 20-20 लेन्स तक बनी हुई है, मगर एकदम वीरान। यहाँ कोई व्हीकल भी चलता हुआ नहीं दिखता। एक आध बार कोई ट्रक जरूर गुजरता दिख जाता है, मगर इन 20 लेन में वो अकेले ही चमकता हुआ दिखता है। यहाँ के पार्क्स और गार्डन्स का भी सेम ही हाल है। यहाँ तक कि मॉल्स, गोल्फ कोर्स और जू एकदम सब कुछ खाली और वीरान पड़े हुए हैं। इस कैपिटल का फेमस लैंडमार्क उप्पा तसंती पगोड़ा भी लोगों से अभी तक अनजान है। यहाँ लाखों की कैपेसिटी हैंडल करने वाला एयरपोर्ट भी बनाया गया था, लेकिन बिजी डेज में यहाँ सिर्फ 100 ही लोग देखने को मिलते हैं। टूरिस्ट के लिए कई लग्जरी होटल्स भी बनाए गए, लेकिन इनके पूल्स एकदम रेगिस्तान जैसे वीरान हैं और कुछ तो ऐसे कमरे भी हैं जो अब तक खोले भी नहीं गए। और जो लोग यहाँ दिखेंगे या तो वो माली होंगे या तो सड़क साफ करते कर्मचारी। इसी वजह से आज नेपिडो को घोस्ट टाउन के नाम से पुकारा जाता है और यहाँ ये तक देखा गया है कि कुछ शॉप्स ऐसी भी हैं जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, मगर कस्टमर्स के नाम पर पूरे दिन और पूरे साल कोई इंसान तक नहीं भटकता, जो इसे एक बिज़ार सिटी बना देता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ थोड़े हल्के फुल्के लोग देखने को मिल सकते हैं, और वो है यहाँ का पार्लियामेंट, जो कि एक अलग से सिक्योर्ड एरिया में बना हुआ है। इस एरिया में सारी बिल्डिंग्स को आइडेंटिकल बनाया गया है और इसके चारों तरफ फेंसिंग और कई सारे जवान तैनात हैं। माना जाता है कि इस पार्लियामेंट के नीचे कई सारी टनल्स बनाई गई हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया से लाए गए एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा इस पार्लियामेंट के पास ही एक मिनिस्ट्री जोन, मिलिट्री जोन, होटल जोन, डिप्लोमेटिक जोन और रेजिडेंशियल जोन भी बनाया गया है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे अलग अलग कलर्स किए गए हैं, जिससे ये पता लग सके कि कौन पर्सन कौन सी जॉब करता है। ब्लू कलर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वर्कर्स के लिए की गई है, ग्रीन कलर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए है, और हाँ, ये सब भी खाली पड़े हैं। ज्यादातर जोन्स काफी ज्यादा क्लम्सी और डिसऑर्गेनाइज से दिखते हैं और ऐसा लगता है कि बिना किसी लॉजिक और बिना किसी ऑर्डर में बस इनको ठूस दिया गया है। नेपिडो एक ऐसा शहर बनाया गया है जिसका कोई भी एक सेंटर पॉइंट नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि जैसे किसी भूल भुलैया में कोई खोसा गया हो। इधर की रोड्स भी इस कदर बनाई गई हैं कि इनको नेविगेट करना भी बहुत मुश्किल है। कई जगह 16 या 20 लेन्स के हाईवेज हैं जो कभी भी जाके एकदम छोटी रोड से मिल जाते हैं, तो कई जगह तो हाईवेज के बीच में से ही अलग से एक छोटी रोड जा रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन सब के अलावा यहाँ कई सारी अजीब चीज देखने को मिलती है, जैसे कि उप्पा तसंती पगोड़ा, जो कि एकदम सेम टू सेम रेप्लिका है पुरानी कैपिटल यांगोन में सिचुएटेड एक बुद्धिस्ट मंदिर का। लेकिन जब ये मंदिर बन के तैयार हुआ, इसके अंदर किसी भी मंक्स को जाना अलाउड नहीं था। इधर बस पॉलिटिशियंस और मिलिट्री के लोगों का जाना अलाउड था। जहां भी इस न्यू कैपिटल में चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेंज देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब यहाँ किसी को रखना ही नहीं था, तो आखिर ये बनाया ही क्यों गया था?
ये सब स्टार्ट किया उस मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने जिसने बर्मा का नाम म्यांमार करा था। डिक्टेटरशिप इसलिए क्योंकि इनके रेजिम में कई लोगों को मारा गया और कई लोगों को वायलेंस के थ्रू रास्ते से हटा दिया गया था। 1962 में जब पहली बार यहाँ मिलिट्री ने पावर संभाली, उस वक्त कई स्टूडेंट्स ने यांगोन यूनिवर्सिटी में इस रेजिम के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, लेकिन ये रेजिम को पसंद नहीं आया और उसने एक पूरी बटालियन यहाँ पर भेज दी। इसके बाद स्टूडेंट्स और आर्मी के बीच लड़ाई हुई और कई सारे स्टूडेंट्स मारे गए और आलम तो ये था कि कितनी मौतें हुई इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। इसके अलावा इन्होंने पूरे देश में इलेक्शन प्रोसेस को ही रोक दिया, मगर 1990 में जब लोग बहुत ज्यादा ही तंग आ गए थे तब जाके इलेक्शन करवाए जाते हैं। इनका मानना था कि जीत इनकी ही होगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा और 492 सीट्स में से मिलिट्री खाली 10 सीट ही जीत पाई। ये हार मिलिट्री से झेली नहीं गई और पूरे देश में फिर से इलेक्शन रोक दिए गए और ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। ये ऐसी रेजिम बनी जो डिक्टेटरशिप, ब्रूटल और वायलेंट थी। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता था कि इस सिटी को कब बनाना शुरू किया था, क्योंकि ये सब कुछ लोगों के पीठ के पीछे हो रहा था। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से अनुमान लगाया गया कहीं 2002 में इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद लोगों के सामने इसको 3 साल बाद खोला गया है और इस सिटी का नाम नेपिडो रखा गया, जिसका मतलब होता है होम ऑफ द किंग्स। इस सिटी को बनाने में कम से कम $4 बिलियन लग गए थे, जो कि वहां के लोगों की इनकम से भी कई गुना ज्यादा अमाउंट था। उस वक्त यहाँ की जीडीपी $10 बिलियन से भी नीचे थी, बल्कि ये पैसा वहां के लोगों और उनको अच्छी सुविधाएं देने में लग सकता था। म्यांमार में काफी जगह ऐसी है जहाँ माल न्यूट्रिशन के केसेस बहुत ज्यादा हैं। म्यांमार में एजुकेशन और हेल्थ केयर की भी खस्ता हालत है, जिसके कारण वहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा सफर करती है। जो पैसा इस कैपिटल में बनाने में लग गया वो इन जगहों पे लग सकता था, जिससे वहां के लोग आगे बढ़ पाते, लेकिन मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इन लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से जिस सिटी में पैसा लगाया गया आज वो किसी काम की भी नहीं रही और अब एक घोस्ट सिटी बन चुकी है। यहाँ बात पैसे लगाने की नहीं है, बल्कि पैसा वेस्ट करने की है। जहां आपकी पॉपुलेशन हर दिन सरवाइव करने के लिए कहीं से खाना जुटाने के लिए मजबूर है, वहां पर आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जो कि एक खंडर है। मगर आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये सिटी जान के एक घोस्ट सिटी बनाई गई थी। नेपिडो से पहले यांगोन म्यांमार की कैपिटल हुआ करती थी। ये शहर 7 मिलियन लोगों का घर हुआ करता था और इसे ही म्यांमार का नेशनल कैपिटल भी कहा जाता था। 1852 में यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन इसके 150 साल बाद वहां के डिक्टेटर ने यांगोन को कैपिटल से शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये शहर उनके फ्यूचर पर्पसेस के लिए फिट नहीं है, क्योंकि यांगोन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और धीरे धीरे और ज्यादा ओवर क्राउडेड शहर बनता जा रहा था। इसलिए रेजिम ने सोचा कि भाई एक नया शहर बसाया जाए जहां पे ज्यादा स्पेस हो और एकदम अर्बन लुकिंग शहर जैसा दिखे। लेकिन ये इसका असली रीजन नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेजिम यांगोन की बढ़ती पॉपुलेशन से काफी ज्यादा डरती थी और कल को अगर इतने सारे लोगों ने एक साथ रिवॉल्ट कर दिया तो उनको अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले भी यांगोन यूनिवर्सिटी में वो ये देख चुके थे और इस बार वो नहीं चाहते थे कि कोई रिस्क ले। इसके अलावा मिलिट्री को डर था कहीं बे ऑफ बंगाल के थ्रू अमेरिका उन पर अटैक न कर दे, क्योंकि यांगोन बे ऑफ बंगाल से काफी नजदीक पड़ता है। उनको ये डर इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका मिलिट्री लीडरशिप को सही नहीं मानता था और वो बर्मा का नाम बदले जाने से बिल्कुल खुश नहीं था। मिलिट्री रेजिम को ये डर भी था कि कहीं उनके पड़ोसी वियतनाम की ही तरह अमेरिका उन पर अटैक न कर दे और इसलिए वो यांगोन से भागना चाहते थे। इसलिए मिलिट्री ने एक ऐसी सेफ जगह चूज की जो समुद्र और लोगों से बहुत दूर हो, ताकि कोई भी रिवॉल्ट या प्रोटेस्ट उन तक नहीं आ पाए और कोई भी दूसरी कंट्री अटैक भी करना चाहे तो उनके पास अच्छा खासा टाइम बच सके काउंटर अटैक करने के लिए। उन्होंने ये सिटी 2 पहाड़ों के बीच में बनाई, जिन्हें बेगो योमा और शेन योमा के नाम से जाना जाता है। ये मिलिट्री के लिए एक नेचुरल डिफेंस बॉर्डर्स का काम करते हैं और पार्लियामेंट को भी फेंसेस और मिलिट्री से कवर किया गया, जिससे सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट हो जाती है। इसलिए यहाँ टनल्स और ऐसी रिवर्स भी बनाई गई हैं ताकि कोई भी इस पार्लियामेंट तक घुस ना सके और अगर घुस भी जाए तो टनल भागने में हेल्प कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि इतने बड़े हाईवेज भी जो बनाए गए हैं वो एक तरह की एयर स्ट्रिप ही है, ताकि इमरजेंसी के वक्त प्लेन में बैठ के वहां से भागा जा सके। इसलिए ही मिलिट्री ने इसे घोस्ट टाउन बसाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है। ये सिटी खाली एक कैपिटल के तौर पर नहीं बनाई गई, बल्कि एक मिलिट्री बेस के तौर पर बनाई गई है। इसलिए ही यहाँ के रोड्स को उल्टा सीधा बनाया गया है ताकि नेविगेट करने में दिक्कत आए, और रोड्स को चौड़ा बनाया गया ताकि प्रोटेस्टर्स ना तो रोड ब्लॉक कर सकें और ना ही कुछ छुप पाए। इसका कैपिटल
कैपिटल शिफ्ट करने का एक और रीजन बताया जाता है जो कि काफी बिजार है। थैन शिउ जो कि वहां के अभी के रूलिंग मिलिट्री गवर्नमेंट के हेड हैं, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि उन पे कभी भी एक अटैक हो सकता है और अगर वो येंगोन में रहे तो उनकी जान को खतरा भी है, और उन्होंने तभी के तभी कैपिटल को मूव करने का फैसला लिया। लेकिन म्यांमार में इतने ज्यादा मिलिट्री कॉप क्यों देखे जाते हैं? म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता था, वो जनवरी 1948 में आजाद होता है और आजादी के 14 साल बाद ही म्यांमार 1962 में मिलिट्री रूल के अंडर आ जाता है। लेकिन उस वक्त म्यांमार के कुछ और हालत थे और वो उस वक्त तक एशिया की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। अप्रैल 1962 में मिलिट्री अपने हाथों में सारी चीजें ले लेती है और सबसे बुरी चीज जो म्यांमार इकोनॉमी के साथ उस वक्त हुई वो ये कि दूसरी कंट्रीज के लिए म्यांमार ने अपनी इकोनॉमी क्लोज कर दी। फिर धीरे धीरे वहाँ सिविल वॉर और मिलिट्री डिक्टेटरशिप लगातार दिखती रही और इसलिए आज म्यांमार अपने रीजन में सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक है। 1962 में चालू हुआ मिलिट्री रूल आने वाले 50 साल तक चला और उस वक्त ऑंग सान सू की जो बेटी थी, बर्मा के इंडिपेंडेंस हीरो और फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले ऑंग सान की जो 1981 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजी जाती हैं, वो उस वक्त मिलिट्री रूल के चलते हाउस अरेस्ट पर रखी गई थी। फिर फाइनली 2008 में म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और 2010 से म्यांमार मिलिट्री डिक्टेटरशिप से पार्शियल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज लगातार म्यांमार के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा रही थी और म्यांमार मिलिट्री के पास अपनी इकोनॉमी खोलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर 2010 से 2021 तक म्यांमार ने एक लंबा रास्ता चला ऐसा, चाहे वो 2015 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) का इलेक्शन जीतना हो या फिर आंग सान सू ची का 2016 से 2021 तक म्यांमार का काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर के पद पर रहना हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त वहाँ के लोगों से कुछ गलती हो गई थी जिसका खामियाजा आज तक उनको भुगतना पड़ रहा है। म्यांमार के पार्लियामेंट में टोटल सीट्स में से 1/4 सीट सेना को दी जाती है और जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है उनको चलाने का काम भी मिलिट्री को ही दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल बन जाती है। इसलिए ही 2021 में वहाँ वापस मिलिट्री कॉप होता है और आज वहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और चारों ओर आज वहाँ सिविल वॉर छिड़ा हुआ है और मिलिट्री रेजिम अपना सेफ नेपिडो में बिना कोई प्रोटेस्ट और रिवोल्ट के बैठी हुई है। तो दोस्तों, यह है रीजन म्यांमार की कैपिटल की खाली होने का। आपको क्या लगता है, येगॉन फिर से म्यांमार की कैपिटल बन पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।